नमस्कार, बिहार बयान कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं नज़ीर अख्तर खान। हर रोज़ लेके आते हैं अपना खास कार्यक्रम सिर्फ आपके लिए। हर रोज़ लेके आते हैं हम अपना बिहार बयान कार्यक्रम, जिसके ज़रिए हम आपको इंटरटेन करते हैं। अपना खास कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, आपकी सुबह को बेहतर और खुशगवार करने के लिए हमारा ये खास कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के ज़रिए हम आपको मुलाकात कराते हैं अपने गेस्ट से, और गेस्ट के छुए अनछुए पहलू को हम आप तक सामने रखते हैं। उनके इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, एक अनमोल वचन लेते हैं, ताकि आपकी सुबह जो हो वो पॉजिटिविटी के साथ शुरू हो। इस प्रोग्राम के ज़रिए हम बार बार यही कहते हैं कि हम आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, ख़ास तौर पे नए नए गेस्ट से आपकी मुलाकात कराते हैं, उनकी ज़िंदगी के छुए अनछुए पहलू को हम आप तक पहुंचाते हैं। प्रोग्राम का आगाज़ हम एक अच्छे से अनमोल वचन से करते हैं, और अखबारों की सुर्खियों को भी लेना लाजमी होता है, इसलिए सबसे पहले हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं एक अनमोल वचन से। तो देखिए क्या ख़ास है आज अनमोल वचन में। महात्मा गांधी ने कहा था, जब मैं सूर्यास्त और चंद्रमा के सौंदर्य की प्रशंसा करता हूं, मेरी आत्मा उसके निर्माता के पूजा के लिए विस्तृत हो उठती है। आज हमारे साथ हमारा खास मेहमान जो मौजूद है, सुनील कुमार दुबे जी, जो साहित्यकार हैं, उनसे हम आपकी मुलाकात कराते हैं। सुनील कुमार दुबे जी, आपका हमारे खास बिहार बयान कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका, और नमस्कार सभी दर्शकों को। जी, मैंने कहा आप साहित्यकार हैं जी, तो आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। मैं पटना ज़िला का ही रहने वाला हूँ जी। मेरा जन्म स्थान भी यही है, और साहित्यकार मैं बचपन से ही साहित्य के प्रति हमारी रुचि थी, विशेषकर सामयिक विषयों पर काव्य लेखन का। और इसके बाद मैंने पढ़ाई की, स्पोर्ट्स में भी हमारी रुचि थी। मैं वर्तमान में आयकर अधिवक्ता भी हूँ जी। और तमाम तरह की मैंने विषयों पर लिखने की कोशिश की, और अभी मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक साहित्यकार के रूप में। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि मेरे साथ बहुत ऐसे ऐसे छुए अनछुए पहलू हैं जीवन के, जिसमें साहित्य भी है और मेरा प्रोफेशन भी है जिसे व्यवसाय कहते हैं, और समाज सेवा में भी हमारी रुचि रही है। और आपने साहित्य के रूप में मुझे साहित्यकार के रूप में यहाँ याद किया है, बुलाया है। जी, आपका धन्यवाद। मैं ये भी जानना चाहूँगा, आप बेसिकली रहने वाले कहाँ के हैं? शुरुआती तालीम आपकी कहाँ से हुई? एजुकेशन वगैरह आपने कहाँ से लिया? जी, मेरा जन्म स्थल तो वैसे मैं पटने ज़िला का रहने वाला हूँ। मेरा पैतृक आवास जो है वो गौरीचक थाना, ग्राम एनियो एक है, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। अभी भी हमारे एंसिस्ट्रल सारे प्रॉपर्टीज़ और सभी लोग, हम लोग विशेषकर कृषि परिवार से, कृषक के परिवार से आते थे। जी। मेरे पिताजी यहाँ पटना आयुर्वेदिक कॉलेज में प्राध्यापक के रूप में थे, और संयोग से हमारी खुशनसीबी है कि मेरे माता पिता भी अभी हमारे साथ हैं। जी। वैसे मेरा जन्म चितकोहरा में हुआ। वहाँ एक अभी चावल बाज़ार है, वहीं किनारे में एक जगह किराए पर रहते थे मेरे पिताजी, और मेरा जन्म चितकोहरे में हुआ। जी। उसके बाद मैं कंकड़बाग में चला आया। कंकड़बाग में पिताजी ने ज़मीन खरीदी और उसमें अपना एक छोटा सा मकान बनाया, जिसमें हम लोग रहने लगे। और 6th क्लास 5th या 6th तक, 5वीं और 6ठी कक्षा तक हमारी पढ़ाई कंकड़बाग के लोकल स्कूल में हुई, जैसे पहले हुआ करती थी। जी। उसके बाद मैं गर्दनीबाग पटना हाई स्कूल, जैसे बहु उद्देशीय विद्यालय जो है, मल्टीपर्पस स्कूल गर्दनीबाग, वहाँ से हमने मैट्रिक की परीक्षा पास की। और उसके बाद मैंने इंटर का
81 में जब बिहार इंटरमीडिएट एजुकेशन काउंसिल का गठन हुआ तो मैं उसका प्रथम बैच था, और मैं नए सिलेबस का भी प्रथम बैच था। और ग्रेजुएशन हमारी मगध विश्वविद्यालय से हुई, कॉलेज ऑफ कॉमर्स से, जहाँ की मैंने +3 अपना पूरा किया। मतलब जब इंटरमीडिएट काउंसिल के जो स्थापना हुई 1981 में, जी उसी वक्त के आप पास आउट हैं। जी हाँ, जी हाँ तो ये बहुत अच्छी बात है। मतलब जब जिस वक्त उसको अलग किया गया, जी उसी दरमियान आपने वहाँ से वो जी। उससे भी जी। और अलग बात है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये उससे बिहार इंटरमीडिएट एजुकेशन काउंसिल से मेरा प्रोफेशन भी जुड़ गया और लंबे समय तक चला मतलब एज टैक्स कंसल्टेंट। ओके। और अकाउंट्स का काम भी मैंने वैसे तो बिहार के बहुत बड़े बड़े विभागों में मैंने किया, जो मैं ये नहीं कहता कि अपने आप में वो एक अद्भुत कार्य था, लेकिन मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि अपने आप में वो सारे जो मेरे द्वारा या मेरे टीम के द्वारा जो कार्य किए गए वो अपने आप में एक कीर्तिमान है। जी। और अब तो एक सामान्य प्रोफेशनल के लिए उतने बड़े काम को अकेले करना या उसे संभाल लेना सफलतापूर्वक, ये सपना जैसा लगता है। पॉसिबिलिटी नहीं है, खुद आप अकेले नहीं कर पाएंगे। नहीं, अकेले नहीं, टीम की मतलब ज़रूरत आज है। मुझे आश्चर्य होता है कि जिन कामों को मैंने अकेले किया अपने टीम के द्वारा, जी। उसमें अब वहाँ पे 10-10 प्रोफेशनल्स की टीमें लगी हुई हैं, 10-10 कंपनियाँ लगी हुई हैं, 10-10 एजेंसीज लगे हुए हैं। और ऐसा नहीं कि काम बहुत बड़ा हो गया, ऐसा भी नहीं था। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि कुछ तो ऊपर वाले की कृपा, वेल विशर्स के आशीर्वाद और भी विभागों का सहयोग सब रहा, जो हम इसको अकेले सफलतापूर्वक कर पाए। और एक विशेष बात ये रही मेरे साथ कि आज तक मैंने कभी भी कहीं अपने व्यवसाय से संबंधित किसी काम में आवेदन नहीं दिया, मुझे हर जगह से बुलाया गया। ये मेरी खुशकिस्मती है। मतलब ये अच्छी बात है कि आपने कहीं भी जाके किसी को अप्रोच नहीं किया, जी, जी, आपने आज जॉब तक के नहीं। लिए नहीं बातें जी। करी और खुद से आपको अप्रोच किया जी, गया, जी। और उस काम में आपने बहुत अच्छा काम किया, ताकि आपके काम को ही देख के लोग आपको अप्रोच करते हैं और आपसे मदद लेते हैं। जी जी। साहित्य की अगर बात कर ले, साहित्य में रुचि वो या काव्य लेखन, इन सब कब से शुरू किया आपने? ये बड़ा दिलचस्प किस्सा है। मैं चितकोहरा में जब रहता था, जी। बहुत छोटा था उस समय, और जब थोड़ा होश आया, चलने लगा, तो पहले, अब तो अपेक्षाकृत कम हो गया है या कहें बहुत कम हो गया है। पहले ख़ास पर्व में, जैसे दशहरा हुए, रमज़ान के समय में हुए, या और भी दीपावली के समय में, आपको याद होगा कि हर जगह कव्वाली के कार्यक्रम विशेष रूप से होते थे, खासकर उन जगहों पे जहाँ जो व्यावसायिक स्थल था। जी। जैसे बाजार समिति को ले लें, चितकोहरा बाजार को ले लें, फुलवारी में ले लें। तो मेरा घर बाजार से सटे हुए था, तो उस समय बड़े मशहूर कव्वाल लोग आते थे चावल बाजार में अपना कार्यक्रम पेश करने। कई बार ऐसा भी हुआ कि हमारे घर भी रुके, एक आध पार्टी मेरे यहाँ रुक गई। जी। जैसे उस समय अकबर, इम्तियाज़ भारती और बड़े बड़े नाम थे उस समय जी, के। कव्वाल के। तो मैं रात भर वहाँ पे, मैं छोटा था, मैं रात भर वहाँ सोचता था, देखता कि ये इतनी तत्परता से कैसे जवाब दे लेते हैं, कैसे ये रचना कर लेते हैं, कैसे काव्य का ये कर लेते हैं। बाद में फिर लगा कि चूँकि इन्हें करते करते इस तरह का इल्म हासिल हो गया कि ये कर पाते हैं, तो मेरी रुचि उस समय से ही, मुझे जहाँ तक लगता है कि इसमें काव्य लेखन में भी आई कि मैं कुछ सृजन में मैं भी आऊँ और मैं इसे सृजन कर सकूँ। मतलब मोहल्ले में या जो आसपास जो प्रोग्राम्स होता था, उसको देख के कहीं ना कहीं आपको उसमें रुचि हुई, और उसी को देख के आपने सोचा कि नहीं, मुझे काव्य लेखन और इन सारी चीज़ों में जाना है। तो वो कैसा एक्सपीरियंस था आपका? वो बचपन में मैं कुछ कुछ लिखा करता था जी। और लोगों को सुनाया करता था। सुनने वाले कौन होते थे? घर में के ही लोग होते थे। उन्होंने भी अप्रिशिएट किया और कहा कि जो पढ़ाई के साथ इसको भी कर सकते हो तो करते रहो, अच्छी चीज़ है। और इससे सृजन एक अपने आप में बहुत ही उम्दा तरह का एक चीज़ होता है, उसको आप करें। तो मैं वो लिखता रहा, लेकिन उसके साथ मैं अपना जो दूसरे मेरे कार्य थे, जैसे मैं पढ़ाई में लगा रहा और खेल कूद में हमारी रुचि थी, उनमें लगा रहा, तो मैं करता था। खेल कूद की हम बातें करेंगे, लेकिन काव्य लेखन की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को अगर आपकी लिखी हुई कोई कविता हो जो आप सुनाना चाहते हो। मैं एकदम अवश्य सुनाता हूँ आपको। जी।
एक हमारी कविता है जो मुझे बहुत पसंद है और मैं पूर्व में भी इसे बहुत जगहों पर पढ़ चुका हूँ। और ये कविता अपने आप में एक नज़्म है जी जिसे आप एक कथा कह सकते हैं, और इस तरह की कविताएं मैं लिखता हूँ। तो मैं आपको सबसे पहले वो सुनाता हूँ। अभी एक दौर चल पड़ा है नारी सशक्तिकरण का। जी तो हमारे यहाँ तो नारी सशक्तिकरण का इस पर बहुत सारी बातें हो चुकी हैं और होती रही हैं। तो मैं एक नारी जीवन पर हमने एक रचना की थी कि आज भी हमारे यहाँ हम लोग कितना भी शिक्षित हो जाए, कितना भी अपने आप को सभ्य बनाने की कोशिश करें, सभ्यता की ओर जाने की कोशिश करें, लेकिन कहीं ना कहीं समाज में, हालांकि जितना हमें बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है उतनी बातें नहीं हैं जी, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी विसंगतियां हैं, वो जिस पर विचार करने की ज़रूरत है, आत्मनिरीक्षण करने की ज़रूरत है और पूरे समाज को इस पर सोचने की ज़रूरत है। आप देखेंगे, मैं इसे शिकायत के तौर पर नहीं कह रहा हूँ, आप सुबह से शाम तक आप सरकार के द्वारा इतने प्रयास किए गए इस पर, नारी सशक्तिकरण पर इतना ज़्यादा आता है, बावजूद इसके हम लोग उसमें कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं। सरकार अपनी ओर से बहुत प्रयास कर रही है इस पर कि ये विसंगति दूर हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ विसंगति रह जाती है, कहीं ना कहीं हमारे यहाँ अंदर है, कमियां हैं। आज भी जैसे हम भ्रूण जांच, अब तो यहाँ एक आपराधिक कृत्य हो गया है जी, बावजूद इसके चोरी छुपे आप पता करेंगे कहीं ना कहीं लोग इस चक्कर में रहते हैं कि उन्हें पता चल जाए। लोगों की मानसिकता है, ये खराब मानसिकता है कि लोग ऐसे हरकतें आज भी करते हैं, आज भी कर रहे हैं। और उससे भी दुखद पहलू इसका ये है कि यदि आपको यह पता चल जाए कि मेरे घर आने वाला मेहमान यदि बालिका है, बालक नहीं है, बच्चा है बच्ची, ये बच्ची है, बच्चा नहीं है, तो उस जो प्रेग्नेंट महिला होती है, जो गर्भधारण की महिला, उसके साथ विसंगति उस समय से ही शुरू हो जाती है। लेकिन अब अमूमन तौर पे देखा जाता है ये सारी चीज़ें खत्म हो गई है। नहीं, खत्म नहीं, कहीं ना कहीं लोग जो सोच के लोग हैं वो ऐसी हरकतें करते हैं। नहीं, बिल्कुल, मैं अब जागरूकता आई है। मैं मेरी अपनी ही भतीजी है जिसकी 2 बच्ची है जी, और वो बहुत प्रसन्न है जी। तो ये बात अलग है, लेकिन अभी भी उस पर सतत प्रयत्नशील रहना होगा, विशेषकर समाज को। सरकार ने तो जो एफर्ट लगाना था लगा लिया, सरकार कर रही है, और चाहे प्रदेश की सरकार हो, देश की सरकार हो या कहीं की भी सरकार हो, वो लगी हुई है इस क्षेत्र में, लेकिन करना हो, लोगों को अवेयर कर रही है, इन्फॉर्मेशन दे रही है या बहुत सारी प्रोग्राम चला रही है। जी, तो मैं आपको एक अपनी रचना सुना रहा हूँ। इसका एक शॉर्ट स्टोरी जिसे कहते हैं, उसे लघु कथा में ये कह सकते हैं कि एक महिला अपने शरीर को त्याग करने के बाद, मतलब मरने के बाद, फिर से अपने पिता के पास गई है, माँ के पास गई है, और उसने क्या बातें की है वो आपको मैं सुनाता हूँ। सुनो मेरे बाबा सुनो मेरी आई, मैं फिर लौट आई, मैं फिर लौट आई। सुनो मेरे बाबा सुनो मेरी आई, मैं फिर लौट आई, मैं फिर लौट आई। नहीं मुझको जाना, नहीं मुझको जाना, स्वर्ग के हसीन सपने फिर मुझे न दिखाना। मैं सब सुन के आई, मैं सब देख आई, सुनो मेरे बाबा सुनो मेरी आई। कहती है, मुझे याद है कोख में जब पली थी, मुझे याद है कोख में जब पली थी, बहुत तिरस्कृत थी तुम जो मुझको जनने चली थी। मुझे याद है कोख में जब पली थी, बहुत तिरस्कृत थी तुम मुझको जनने चली थी। तू मेरी बनी थी मैं तेरी बनी थी, कितने सहे तूने ताने बेवजह डांट खाई। सुनो मेरे बाबा सुनो मेरी आई। जब पता चला कि पेट में तो बच्ची है तो डांट फटकार शुरू हो गई। तुम्हें याद होगा जो पैदा हुई थी। पता है कि जब मैं बाहर आई माँ के गर्भ से तो क्या हुआ। तुम्हें याद होगा जो पैदा हुई थी, सभी चुप थे घर में न कोई खुशी थी जी। तुम्हें याद होगा जो पैदा हुई थी, सभी चुप थे घर में न कोई खुशी थी। खुशी से जो बाबा ने मुझको उठाया, बाप तो बाप होता है जी। खुशी से जो बाबा ने मुझको उठाया, व्यंगवानों ने उनको कितना सताया। जन्म पर हमारे न पूजा मिठाई, सुनो मेरे बाबा सुनो मेरी आई। जो बाबा ने मुझको पढ़ने पठाया, जब उनके माता पिता उनको पढ़ने भेजे, जो बाबा ने मुझको पढ़ने पठाया, तो लगा घर में घोर संकट है छाया। साथ देने मेरा तब नहीं कोई आया, रोके सब मुझको कह
निधि है यह पढ़ाई, सुनो मेरे मैं रोई थी बहुत देकर दुहाई, सुनो मेरे बाबा सुनो मेरी आई। समूह ने मना किया था, बेटी है क्यों इसको भेज पढ़ा रहे रहे हो, हो ज्यादा? पराई धन है। फिर भी साहस से हमने कदम जो उठाया, मुड़ के देखा न पीछे सभी को हराया। फिर भी साहस से हमने कदम जो उठाया, मुड़ के देखा न पीछे सभी को हराया। खुश कितने थे बाबा प्रथम जो मैं आई, फिर भी सब ने कहा रोको अब ये पढ़ाई। ब्याह दो इसको जल्द से करो अब विदाई, सुनो मेरे बाबा सुनो मेरी आई। फिर वही सब हुआ जो अबला से होता, उसकी शादी कर दी गई। फिर वही सब हुआ जो अबला से होता, मैं अकेले न थी ऐसा सबसे ही होता। ठीक है, सुधार हुआ है लेकिन सबके साथ वही होता है। फिर वही सब हुआ जो अबला से होता, मैं अकेले न थी ऐसा सबसे ही होता। चुप बाबा भी थे मौन तू भी धरी थी। पिता ज्वाइंट फैमिली का कंसेप्ट था ना, किसी ने कह दिया, बड़े भाई ने कह दिया तो बाबा का तो कुछ चलेगा नहीं, पिताजी का चला नहीं। चुप बाबा भी थे मौन तू भी धरी थी, इच्छा हमारी कहाँ कुछ चली थी। उम्र 16 में मेरी कर दी सगाई, सुनो मेरे बाबा सुनो मेरी आई। फिर बंधन पर बंधन अनेकों थे बंधन, जब ससुराल में आ गई। फिर बंधन पर बंधन अनेकों थे बंधन, रही रोती सिसकती सुनता कौन क्रंदन। घर ये बाबा का न था न बहन कोई भाई, भाग्य में अब हमारे चौका बर्तन सफाई। सास देती थी ताने हंसी ननद ने उड़ाई, सुनो मेरे बाबा सुनो मेरी आई। नहीं अंत मेरी व्यथा का यही था, मेरे कष्ट का अंत यही नहीं था। नहीं अंत मेरी व्यथा का यही था, चले गए वो बाबा बचा कुछ नहीं था। उसके पति का देहांत हो जाता है। नहीं अंत मेरी व्यथा का यही था, चले गए वो बाबा बचा कुछ नहीं था। एक तरफ था कुआं एक तरफ थी खाई, जो लगते थे अपने बने सब कसाई। नहीं अब बापू न कोई भौजाई, नहीं कोई बापू न ननद भौजाई, सुनो मेरे बाबा सुनो मेरी आई। वो बता रही है कि मेरे पति के मृत्यु के बाद क्या हुआ। क्या कहूँ मैं बाबा जो कष्ट सहा हमने, क्या कहूँ मैं बाबा जो सहे कष्ट हमने। दाने दाने को तरसी फटे पुरानी तक पहने, घर की लज्जा को लोगों ने बाहर निकाला। दे सके न मुझको दोपहर का निवाला, पेट भरने को करती कुटाई पिसाई, सुनो मेरे बाबा सुनो मेरी आई। एक बीमारी ने बाबा अंतिम बंद है। एक बीमारी ने बाबा इस कदर मुझको घेरा, डाल दिया यम ने मेरे सिरहाने में डेरा। थक गई थी मैं बाबा माँ याद आ रही थी, उनके बुलाने की मुझको आवाज़ आ रही थी। फिर चुपके से बाबा बिना पूछे आई, सुनो मेरे बाबा सुनो मेरी आई। नहीं मुझको जाना नहीं मुझको जाना, स्वर्ग के सपने फिर मुझे न दिखाना। मैं सब सुन के आई मैं सब देख आई, बहुत सुनो मेरे बाबा। बहुत अच्छा लिखा है आपने, एक बहुत मीनिंगफुल बातें हैं जो अमूमन तौर पे जो लोगों को देखने को मिलता है, और ख़ास तौर पे जो हम औरतों की बात कर रहे हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें दिखती है। जी जी। तो इतनी अच्छी लेखन कहाँ से सीखा आपने? ये मैंने सीखने का प्रयास, मेरी जिज्ञासु प्रवृत्ति आज भी है जी। और ये मैं तो, आप किसी धर्म किसी पंथ में विश्वास करते हैं तो मैं तो इसे मानता हूँ कि ये कहीं ना कहीं से ऊपर वाले की कृपा है तो मुझ में इस तरह की भावना पैदा हुई। और मुझे लोग ऐसे मिलते चले गए, कई ऐसे लोग मिले। मैं जिस संस्थान से जुड़ा, जहाँ कहीं जुड़ा, तो लोग ऐसे मिलते चल गए जिनसे मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला जी। तो ये मेरे लिए एक मेरी संपत्ति है, पूंजी है। मैं उसमें एक और कविता सुनेंगे आपसे हम, लेकिन बहुत अच्छी कविता लिखी है आपने, और इसे एक और कविता हमारे दर्शकों को भी लगेगा एक और कविता आप सुनाए उन्हें। जी जी। साहित्य से लेके लेखन से लेके फिर अधिवक्ता, मतलब वकालत किया आपने, तो वो कहाँ से हुआ कि भाई अब मुझे वकालत भी करना है? ये बड़ा ही दिलचस्प किस्सा है। मुझे याद है 1987-88 के दौरान मैं विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने, ये पहले तो कलकत्ता उसको बोलते थे, अब कोलकाता जिसका नया नाम है, मैं वहाँ गया। वहाँ एक जो अभी सॉल्ट लेक स्टेडियम जिसे आप कहते हैं, उसका मूल नाम मुझे याद आ रहा है कि युवा भारती क्रीड़ांगन हुआ करता था।
तो विश्वविद्यालय के सभी खिलाड़ी वहीं रुके थे, तो मैं भी वहाँ रुका था। मेरा एक मित्र था, वो रात में आकर मुझे बताया एक दिन कि कल्याणी यूनिवर्सिटी से अगले दिन मेरा मैच था। जी। तो पता चला कि वो बताया कि यार दुबे देखो ऐसा है कि मेरा तो ऑनर्स का रिजल्ट आ गया, मैं ऑनर्स कर गया। उस समय ना मोबाइल फ़ोन हुआ करते थे, उस समय तो ये लैंडलाइन का कोई सिस्टम था, उसका कोई परिवार वहाँ रहता था, मंगाया। मैंने उसके भी बहुत हाथ पांव पड़े कि मेरा भी रिजल्ट दिखा दो, क्योंकि वो भी मेरे कॉलेज का ही छात्र था। तो मैंने अपना रोल नंबर बताया, वो करीब 2 घंटे बाद मुझे बताया कि तुम्हें भी फर्स्ट क्लास आया है, और पूरे यूनिवर्सिटी में सिर्फ 35 लोगों को फर्स्ट क्लास आया है। याद कीजिए, मगध विश्वविद्यालय में उस समय 216 कॉलेज हुआ करते थे, उनमें 50 कॉलेज में तो ज़रूर जी कॉमर्स की पढ़ाई होती होगी। तो मुझे पता नहीं, खुशी भी हुई और मुझे थोड़ा कष्ट भी हुआ, ताज्जुब भी हुआ। हाँ, ताजुब हुआ, कष्ट तो नहीं कहेंगे, ताजुब हुआ, हैरत हुई। और मुझे लगा कि जब मैंने किसी अनफेयर मीन्स का सहारा नहीं लिया, मैंने चोरी से पास नहीं की, इतना कम समय देकर जब मैं पढ़ने का मैंने कोशिश किया, तो मुझे क्रिकेट से थोड़ा इधर भी ध्यान देना चाहिए। मैं उसके बाद पटना लौट आया भरे मन से, और उसके बाद सिर्फ एक मैच मैंने बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के खिलाफ खेला, वो भी हमारी जीत ही हुई। वो सीनियर डिवीज़न लीग पटना में चल रहा था, मैं अदालतगंज से खेलता था, विकेट कीपर था। वहाँ से आने के बाद फिर मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी के तरफ अपना हाथ बढ़ाया जी। चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने के दौरान मैं इंटरमीडिएट काउंसिल में ऑडिट करने गया। कुछ दिनों के बाद उस समय कुछ नए नए केस हुए थे जो आज भी बड़े चर्चित केस हैं, उसमें कुछ लोग जाने अनजाने थे उसके। उन्होंने मुझसे कुछ पूछा तो मैंने बताया कि नहीं, टैक्स में आप ऐसे करें वैसे करें जी। तो वहीं पर एक जॉइंट असिस्टेंट सेक्रेटरी थे जो बाद में जॉइंट सेक्रेटरी होकर वहाँ से रिटायर किए। उन्होंने मुझे कहा कि अरे यार, आप क्या सीए कर रहे हो। मेरा ग्रुप सेकंड इंटर हो चुका था, तो उन्होंने मुझसे कहा कि अरे वकालत शुरू कीजिए, वकालत जो आप एलएलबी कीजिए। एलएलबी कीजिए। मैं उन्होंने आपको मशवरा किया? हाँ, ऑडिट करते हुए मैंने एलएलबी किया, और इसके बाद मैं सीधे सीधे बिना किसी सीनियर के स्वयं अपना प्रैक्टिस करना शुरू किया, और मैं इस तरह से आयकर अधिवक्ता के रूप में आया। और मैं नहीं कहता कि मैं पूरी तरह सफल हूँ, लेकिन मुझे संतुष्टि है और जो किया अच्छा किया जी, अच्छा लगता है जी। तो यही हमारा सफ़र। मतलब खेल कूद में भी रुझान आपका काफ़ी अच्छा था। क्रिकेट आप खेलते थे, आप अच्छे विकेट कीपर थे जी। टैक्स में भी रुझान काफ़ी था आपका, ऑडिट कर लेते थे आप। फिर वकालत के भी फील्ड में भी आए, उसमें भी आपने मतलब कहा कि मैं बहुत संतुष्ट हूँ, मैंने बहुत अच्छा किया। काव्य लेखन में भी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, साहित्य में भी आपकी रुचि है, मतलब आपको हम कह सकते हैं मल्टी टैलेंटेड है आप। और कोई ऐसी चीज़ें जो आपके अंदर जो छुपी हुई है जो हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे? मैंने कुछ दिन तक संगीत का भी सीखने का प्रयास किया, लेकिन वो शायद मैं उसमें समय न दे पाया और मैं उसमें नहीं आया। हाल फिलहाल में वो उस समय की बात होती थी कि जब मेरे फूफा जी ने मुझे एक हारमोनियम दिया था। अच्छा। उसके मरम्मत कराने के लिए मैंने एक बार ट्यूशन भी पढ़ाया 2 महीने। अच्छा। और साइकिल में उसको मैं एक बार बांध कर, कुनकुन सिंह लेन यहाँ है, वहाँ एक हारमोनियम बनाने वाले थे, मैं वहाँ ले गया, बनवाया। तो उस समय मेरी उसमें रुचि थी और मैं उसमें बहुत लगा था। आज मेरी स्थिति ये है कि 2-3 साल पहले मैंने एक अच्छा स्केल चेंजर हारमोनियम लिया, लेकिन अब मुझे उस पर अभ्यास नहीं है। गायन की भी रुचि है आपकी? गायन की रुचि थी, मैंने प्रयास किया, वोकल से ही शुरू किया था, लेकिन मैं इसमें बहुत कम दिनों में इससे अपने आप को अलग कर लिया, क्योंकि मुझे लगा कि सुबह में उसमें रियाज करना होता था, मुझसे नहीं हो पाएगा, और सुबह में मैं फील्ड में होता था तो लगा कि दोनों में एक चीज़ मुझे छोड़ना पड़ेगा। जी। तो स्वास्थ्य के प्रति मैं थोड़ा ज़्यादा सजग भी रहता था, इसलिए मुझे लगा कि मैं उधर ही ज़्यादा ठीक रह लूँ। या कभी कभी होता है ना कि मैं गायन के प्रति हूँ लेकिन मेरी आवाज़ उतनी अच्छी नहीं है, मैं अच्छे से गा नहीं पा रहा हूँ, रियाज नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं, तो ये भी एक वजह हो सकती है? मेरा ये मानना नहीं है जी। मैं ये आपको बता दूं कि आज आप गायन में देखेंगे कि बहुत ऐसे बड़े बड़े कलाकार हैं, खासकर पुरुषों में, जिनकी आवाज़ अपने आप में बहुत आपको ऐसी लगेगी कि इनकी आवाज़ नहीं है, लेकिन उनका जो गायन है, उनकी जो शैली है और शास्त्रीय संगीत में वो इतने पारंगत हैं कि वो अच्छे अच्छे आवाज़ वालों को उन लोगों ने बहुत पीछे छोड़ दिया। तो ये नहीं था,
मैं उसमें रियाज नहीं कर पाया, कमी पूरी तरह मेरी थी। कमी आपकी थी। कमी मेरी थी और मैं उस पर ध्यान नहीं दिया। नहीं, जिस तरह से आपका पैशन था कि आपको आपके वो फूफा ने जो हारमोनियम दिया, आपने ट्यूशन पढ़ाया, फिर उसको आप बनाने के लिए ले गए, तो ये एक वो ही हाँ, कर सकता है जिसको एक पैशन हो। हाँ, वो एक पैशन जी। इसका मूल कारण है कि मैं किसी भी काम को करता हूँ, अगर 2 दिन ही मैं कहीं साथ हूँ तो मैं अपना उसमें जो कहते हैं ना एक बोलचाल की भाषा में कि तन मन धन से उसमें लग जाना, उसके बाहर मुझे कहीं नहीं सोच। जैसे मैं इस समय आपके साथ हूँ तो मैं आपके साथ हूँ जी। तो मुझे वही लगा कि यदि मैं कहीं 5 मिनट का भी समय दे रहा हूँ तो उसे मैं दिखावे के लिए न करूँ या समय पास करने के लिए न करूँ, पर पूरी ईमानदारी से मैंने उसमें लगने का प्रयास किया। बाद में उसी ईमानदारी ने मुझे उससे अलग किया कि दोनों एक साथ नहीं चल सकते। नहीं हो सकता। जी। समाज की बात कर ले, समाज सेवा की बात कर ले, सोशल वर्क की बात कर ले हम। सोशल वर्क में भी आपने बहुत सारे काम किए हैं, जैसे आप रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ जुड़े जी। वो कैसा अनुभव रहा और क्या क्या सीखने को मिला और क्या क्या आपने काम करा? मेरा रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ बहुत ही अच्छा ये रहा। मैं राजभवन में आज भी वहाँ का पिछले 10 साल से मैं टैक्सेशन पूरी तरह से देखता हूँ, अकेले ही देखता हूँ टैक्स का काम। और मैं ये बता दूँ, ये आत्मश्लाघा नहीं है और इस तरह का नहीं है, इन तरह के कार्यालयों से मैं बिना शुल्क के काम करता हूँ। मैं वहाँ, हाँ, पिछले 10 साल से मैं काम कर रहा हूँ, मैंने आज तक कभी कोई शुल्क नहीं दिया। जैसे मैं बीपार्ड एक बिहार सरकार की संस्था है जो ऑफिसर्स लोगों को और स्टाफ लोगों को ट्रेनिंग देती है नौकरी के बाद, उसमें सहायक से लेके IAS ऑफिसर तक के बैच आते हैं। तो वहाँ भी मैंने 8 साल लगभग अकेले टैक्स पढ़ाया, उसकी भी मैंने कोई सेवा शुल्क नहीं ली। तो ये मेरा एक आदत था कि मैं सिर्फ अपने प्रोफेशन से ही जो मैं अर्न करूँगा उसमें ये काम करूँगा। उसी दौरान मैं जब राजभवन में था तो वहाँ तत्कालीन प्रधान सचिव ने मुझे कहा कि ऐसा है कि आप वहाँ ज्वाइंट ट्रेजरर के रूप में आप अपना योगदान दें। ये चीज़ बिल्कुल सही कहा कि आप जो भी काम करें तो उसमें आपका परफेक्शन दिखना चाहिए। जी। क्योंकि आप परफेक्ट तभी कहलाएंगे ताकि आप उस काम को परफेक्शन के साथ करेंगे, टाल मटोल की नीति ना नहीं अपनाएं। करें। जी। तो कविता की बात कर ली हमने, साहित्य की बात कर ली, खेलकूद की बात कर ली आपसे, समाज सेवा रेड क्रॉस के साथ आप जुड़े जी। और भी अभिरुचि कुछ है, जैसे आपके वाद विवाद, हाँ, इन सारी चीज़ों में? हाँ, वाद विवाद मेरी एक आदत है और मैं ये मेरा मानना है कि ऐसे ये आदत सभी लोगों को अपने में डालनी चाहिए। जैसे आप कहीं अगर बैठे हैं, आजकल समाज में हो ये रहा है कि एक व्यक्ति अगर कुछ गलत बोलता है तो सभी लोग 4-5 जो अगल बगल बैठे हुए हैं वो लोक लाज के भय से, संबंध निभाने के भय से बोल नहीं पाते, उसका विरोध नहीं कर पाते। और मैं तो ये समझता हूँ कि उसका मूल कारण ये है कि उन्हें विरोध का तरीका नहीं मालूम। हम बहुत मीठे लहजों में, बहुत सहज शब्दों में ये कह सकने में अगर अपने आप को सक्षम बना लें कि नहीं, ऐसा सोचना आपका पूरी तरह सही नहीं है, आपने उसके इस पहलू को नहीं देखा है, ये बड़ा फ़ायदेमंद चीज़ है, आप विचार करें, तो ये कन्विंस लोग होते हैं उसमें। लेकिन बहुत से लोग प्रॉब्लमेटिक भी होते हैं, क्योंकि अगर अच्छी बात भी अगर आप उसको बताना चाहते हैं और सही तरीके से समझा रहे हैं तो बहुत से लोग समझना नहीं चाहते। हाँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि वो ना कहते रहे, आप हाँ कहते रहे। हाँ, बोलना सिर्फ शालीनता होनी चाहिए आपकी वाणी में, आपकी भाषा में, ताकि उन्हें बुरा ना लगे। हाँ, आप एग्रेसिव नेचर ना हो, वे ऑफ टॉकिंग जो आपका होना चाहिए बहुत सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए। तो हाँ, मेरा विश्वास है कि कभी न कभी वो आपकी बात से सहमत होंगे। चलिए, आपने जो कविता हमें सुनाया था वो बहुत मीनिंगफुल कविता थी। अगर आप हमारे दर्शकों को एक और कविता, आपने जो लिखा है कविता, उसको सुनाना चाहें। जी, एक कविता मुझे बहुत ही पसंद है, हालांकि मैं उसे भी कई बार पढ़ चुका हूँ और मुझे वो बहुत पसंद है। और उसमें भी मैंने माँ को ही रखा है आगे जी। और उसमें एक थीम ये है कि एक सैनिक है, वो अपने घर में माँ के साथ है, उसके साथ उसका एक सेवक नौकर है और एक कुत्ता, यही 4 लोगों का उनका परिवार है। तो वो आप देखेंगे, कई बार आपने देखा होगा, महसूस भी किया होगा, या आपके घर में कोई ये सेना में कार्य करते होंगे, कार्यरत होंगे, सैनिक होंगे, तो पत्र जो यहाँ से भेजा जाता है उन्हें, माँ भेजती है, भाई भेजते हैं, पत्नी प्रेयसी, कोई भी उनको पत्र,
तो एक सामयिक समय के एक खास समय के अंतराल पर उन्हें वो पत्र प्रेषित किया था, दिया था, नाम बुला के राम सिंह, मोहन राव, जी, फलाना यादव, जी। ऐसे आओ, तो सब लोग पत्र देता है। जी। उसमें एक सैनिक, आप इमेजिन करेंगे कि उसे अपनी माँ का पत्र मिला है, वो पत्र पढ़ रहा जी। है और क्या क्या सोच रहा है पत्र के साथ, वो मैं आपको बताता हूँ। वह इस वीराने में सरहद पर मैया की पाती आई है। हम लोग बिहार में लोक भाषा माँ को मैया भी मैया कहते बोलते हैं जी। इस वीराने में सरहद पर मैया की पाती आई है, लगता है अब की मैया ने कलुआ से लिखवाई। इस वीराने में सरहद पर मैया की पाती आई है, लगता है अब की मैया ने कलुआ से लिखवाई है। पाती में आशीष भरा है, अक्षर अक्षर रत्न जरा है, मुझे लिफाफे में दिखती मैया की परछाई है। इस वीराने में सरहद पर मैया की पाती आई है। पाती में मैया लिखती है, माँ क्या लिखेगी? पाती में मैया लिखती है, तू भरा पूरा खुशहाल रहे, तुझे नज़र ना लगे किसी की, जीता सालों साल रहे। लिखती है गांव जवार में, लिखती है गांव जवार में, खबरें आती अखबार में, तेरी भी चर्चा होती है हर घर में हर परिवार में। कोई नाम तुम्हारा लेता है तो शेरा पूंछ हिलाता है, कोई नाम तुम्हारा लेता है तो शेरा पूंछ हिलाता है, कूं कर कुछ कहता है, शायद वह हामी भरता है। जब अब की भैया आएंगे हम खूब मौज मनाएंगे। ये कुत्ते के प्रति उसका इमेजिनेशन है, सोच है। जब अब की भैया आएंगे हम खूब मौज मनाएंगे, नित्य नए पकवान बनेंगे, खेतों में दौड़ लगाएंगे, फिर मैया कहती कब आएगा। आप कल्पना करें, माँ से कहीं दूर से फ़ोन से बात करें तो उनकी एक रट होती है, आ कब रहे हो, कब आ रहे हो। फिर मैया कहती कब आएगा, मेरी उलझन सुलझाएगा, रिश्ते वाले आते हैं कितना उनको दौड़ाएगा। देख दिखती अब मैं बूढ़ी सी, देख दिखती अब मैं बूढ़ी सी, मुझको बीमारी खांसी की, पता नहीं कब सांस रुकेगी, एक दुल्हन ला दे चंदा सी। कुछ तारे घर पर आएंगे, कुछ चिल्पों मचाएंगे, मन मेरा भी बहलेगा, कलुआ शेरा खुश हो लेगा। अब आगे कलुआ लिखता है, उसके बाद कलुआ अपनी बात को कह रहा है। अब आगे कलुआ लिखता है, कुछ ठीक नहीं सब दिखता है। अब आगे कलुआ लिखता है, कुछ ठीक नहीं सब दिखता है, अब की जल्दी आ जाओ, कुछ भैसा मन में लगता है। कल ही वैद्य जी आए थे, लगता है कुछ छुपाए थे। उस सेवक ने लिखा, कल ही वैद्य जी आए थे, लगता है कुछ छुपाए थे। पूछा बउआ कब आएगा, क्या अब भी छुट्टी नहीं पाएगा। पूछा बउआ कब आएगा, क्या अब भी छुट्टी नहीं पाएगा। सैनिक जरवत स्तब्ध खड़ा, जैसे शस्त्रहीन कोई द्रोण खड़ा। व्याकुल हो मन सोच रहा, ईश्वर बतलाओ कौन बड़ा। ये इन पंक्तियों को पढ़ने के बाद वो विचलित हो गया कि लगता है मेरी माँ किसी गहन बीमारी से जूझ रही है और समय नहीं अधिक है उसके पास। तो वो ईश्वर से पूछ रहा है कि बताओ भगवान कौन बड़ा है। व्याकुल मन हो सोच रहा, ईश्वर बतलाओ कौन बड़ा। उधर पुत्र जननी का मैं, उधर जननी का मैं पुत्र हूँ, उधर पुत्र जननी का मैं। इधर दो माता का एक तनय, दो माँ का एक बेटा है। उधर देव की जीवन दाता, इधर यशोदा भारत माता। मैं दो राहे पर खरा मुसाफिर, किस पथ पर जाऊं आखिर। उस पथ में आंचल मैया का, इस पथ में माता भारत माँ का सिर। पूछ रहा है कि मैं, एक माँ वहाँ है, एक माँ यहाँ, कहाँ मैं क्या करूं। वो उसे बहुत ही असमंजस की स्थिति आ गई। मैं दो राहे पर खरा मुसाफिर, किस पथ पर जाऊं आखिर। उस पथ में आंचल मैया का, इस पथ में भारत माँ का सिर। तभी धमाका होता है, तभी धमाका होता है, तभी धमाका होता है। खत्म खेल तमाशा होता है। सीमा पर तन कर रहने वाला मूर्छित हो गिर जाता है। जब हाथों से हथियार छुटा, कुछ मुंह खुला कुछ बोल फूटा। क्षमा करो हे मात यशोदा, करो देव की हेतु विदा। उन्होंने, सैनिक ने यशोदा माँ भारत माँ से माफ़ी मांगी कि अब मैं देवकी के लिए जाता हूँ। लेकिन सैनिक
कहीं मरता नहीं। बहुत अंतिम खूब आपने बहुत अच्छी कविता सुनाई और बहुत मीनिंगफुल कविता है, बिकॉज हमारे पास वक्त की कमी है। बहुत अच्छी कविता है और मीनिंगफुल कविता है कि एक बॉर्डर पे एक सैनिक खड़ा है जिनके के लिए एक भारत माता है और एक घर पे उसकी बूढ़ी माँ, दोनों को वो करते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमारे ख़ास कार्यक्रम के लिए और बहुत कुछ जानकारी मिली आपसे, नई नई चीज़ों को जाना और आपका जो पैशन के बारे में हमने बात की। बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम के लिए। धन्यवाद आपका और सभी दर्शकों को पुनः एक बार नमस्कार। दर्शकों, आज हमारे साथ स्टूडियो मौजूद थे सुनील कुमार दुबे जी, जो कि साहित्यकार हैं, कविता भी लिखते हैं, खेलकूद में भी काफ़ी अच्छी रुचि थी उनकी और ख़ास तौर के वो अधिवक्ता भी हैं। बहुत सारे मल्टी टैलेंटेड हम उनको कह सकते हैं। दर्शकों, अब वक्त हो चला है आपको हमारा पता नोट करने के लिए, क्योंकि आपके ख़त और आपके मेल का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो उठाइए कलम और कागज़, नोट कीजिए हमारा पता। हमारा पता है निर्देशक DD बिहार दूरदर्शन केंद्र, पटना, फ्रेजर रोड 80001। email ID है director dd के patna@gmail.com।